लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जेपीएससी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्ट को पढ़ने वाले हैं, जो भूमि से रिलेटेड एक्ट होगा, जिससे 12 प्रश्न पूछे जाने हैं। और आज हम लोग उसमें से पहला टाइटल सीएनटी एक्ट 1908 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, और शॉर्ट में आप सीएनटी एक्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देश के आजादी के पहले एक ऐसा एक्ट बना जिसकी आज भी चर्चा है, और लगभग ग्रेजुएशन स्तर के आप एग्जामिनेशन को देते हैं या निम्न स्तर के झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं तो इस एक्ट से प्रश्न आते ही हैं। और यहां तक कि जेपीएससी तो फिक्स कर दिया है कि इस एक्ट से हम 5 प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो 5 प्रश्नों के लिए आप तैयार हो जाएं, और मैं प्रयास करूंगा कि 5 प्रश्न आप भी बनाएं और हम भी बनाएं। और साथ साथ आज हम लोग सीएनटी एक्ट को पहला वीडियो में एक ट्रेलर के भांति आज हम लोग इसको देखेंगे। और अगले वीडियो से हम लोग इसमें जितने भी धाराएं हैं, जैसे कि मैं अब थोड़ा सा कर दूं कि कुल अध्याय 19 है, कुल धाराएं 271 हैं, और इसे 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट बना। लेकिन इससे पहले फ्लैशबैक, मतलब कि क्यों जरूरत पड़ी इस एक्ट को लाने के लिए। और जैसे कि आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े होंगे संविधान में, पेपर फर्स्ट के लिए जब हम पढ़ा रहे थे तो इंडियन पॉलिटी के क्लास में हम आपको ये बताए थे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो लाया गया, क्यों लाया गया, तो फ्लैशबैक में जानना आपको बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से सीएनटी एक्ट 1908 जो लागू हुआ, अब इस क्यों लागू हुआ इसके फ्लैशबैक में जानना जरूरी है। और उसके बाद हम लोग इस टाइटल को पूरी तरीका से कंप्लीट करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप 3 से 4 वीडियो को देख लेते हैं तो सीएनटी एक्ट से आप प्रश्न नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले फ्लैशबैक में ले चलें कि देश जब गुलाम था, गुलाम के जंजीरों में बंधा हुआ था, तो जितने आसानी से दूसरे राज्यों में अंग्रेज लोग एंजॉय किए, ऐश किए, जिंदगी को मस्त तरीका से व्यतीत किए, उतना आसानी तरीका से जमीन को हड़पना और यहां कंपनी लगाना झारखंड में आसान नहीं रहा। और आपको पता है कि झारखंड उस समय अलग नहीं हुआ था, लेकिन वो बिहार के हिस्सा को मानकर, झारखंड जो था वो बिहार के हिस्सा था, तो बिहार के हिस्सा को मानकर उन्होंने इस पर भी अपना अधिकार समझ लिया था। लेकिन उनको यहां इतना आसानी से सब कुछ मिल जाए ये मुमकिन नहीं था। और आज हम लोग देखेंगे कि आखिर वो किस प्रकार के यहां राजा होते थे जो विद्रोह करते थे। उसमें विभिन्न प्रकार के आदिवासियों ने भी विद्रोह किया, और सदानों के एंट्री से झारखंड में क्या परिवर्तन हुए, आज हम लोग सभी का चर्चा करेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि इस एक्ट को आखिर क्यों लागू करना पड़ा। तो चलिए आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक की ओर। झारखंड में सदानों का प्रवेश, एकदम याद रखिएगा, जब सदान आप पढ़े होंगे, जो 1 मार्क्स वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो झारखंड का सदानों का जब प्रवेश हुआ झारखंड में, तो पहले झूम कृषि होता था। झूम कृषि से अस्थायी कृषि की ओर, मतलब बहुत तेजी से वृद्धि होने लगा। कब, दम याद रखिएगा, सदानों की जब एंट्री हुई झारखंड में। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि झारखंड में सदानों का जब प्रवेश हुआ तो झूम कृषि से अस्थायी कृषि की ओर जो है वृद्धि होने लगा, बहुत तेजी से डेवलप करने लगा झारखंड। किस कृषि से? झूम कृषि से अस्थायी कृषि की ओर। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उरांव जनजाति द्वारा, देखिए बहुत टाइप के आपको भूमि देखने को मिलेंगे। अभी जब ये आपका एक्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत प्रकार के भूमि, मतलब कि जमीन देखने को मिलेंगे। तो बारी बारी से सारे जमीन की चर्चा किस धारा में किया गया है उस सबकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। लेकिन पहले जान जाएं कि इस एक्ट को क्यों लाया गया, इस एक्ट को क्यों लागू किया गया, पहले इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो कह रहा है कि उरांव जनजाति द्वारा जो भूमि को तैयार किया जाता था, जो जमीन को तैयार किया जाता था, उसे भूइंयर जमीन कहा जाता था। याद रखेंगे, भूइंयर जमीन। उसके बाद जैसे जैसे राजतंत्र का विकास हुआ, जैसे जैसे राजतंत्र हावी होते गया, ठीक है, वैसे वैसे गैर जनजाति आबादी में वृद्धि हो गई। देखिए कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे राजाओं की एंट्री हो गया, मतलब राजयुग आने लगा, वैसे वैसे गैर जनजाति, मतलब झारखंड जो है आदिवासियों को मूल राज्य कहा जाता है। तो आदिवासी के अलावे अगर कोई जाति यहां पर अगर आ रहे हैं तो उसे बोला जाएगा गैर जनजाति। गैर जनजाति 32 प्रकार के जनजाति आपको पढ़ना है झारखंड में। तो कह रहा है कि जैसे जैसे राजतंत्र की मतलब वृद्धि हुई, वैसे वैसे गैर जनजाति की आबादी में क्या हो गई, वृद्धि हो गई।
और कह रहा है कि राजाओं ने जिस भूमि को बनाया, राजतंत्र का विकास हुआ, लाजमी है। तो राजतंत्र का जब विकास हुआ तो उसमें राजा जो है भूमि को तो बनाएंगे ही अपने जीवन यापन को करने के लिए। तो राजाओं ने जिस भूमि को बनाया उसे राजहंस भूमि कहा गया। दम याद रखेंगे, राजाओं ने जिस भूमि को बनाया उसे राजहंस भूमि कहा गया। और झारखंड के इतिहास में और झारखंड के आपका जो आंदोलन था या झारखंड का जो पहला जेपीएससी का पीटी में आपको यह निर्धारित किया गया है कि सदानों से भी हम एक प्रश्न पूछने वाले हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि झारखंड का मूल निवासी, तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे झारखंड का मूल निवासी जो है सदान को ही माना जाता है। और आदिवासियों जो थे वो मतलब काम करते थे सदानों को, ऐसा कहा गया है। तो कह रहा है कि सदानों द्वारा बंजर भूमि, ठीक है, अभी भी बंजर भूमि है। उसके बाद परती भूमि, खील भूमि या टाड़ को कोड़कर, मतलब कि टाड़ टीकर जो होते हैं उसको कोड़कर कृषि योग्य भूमि तैयार किया गया। तब याद रखेंगे, सदानों द्वारा बंजर भूमि, परती भूमि, खील भूमि या टाड़ को, मतलब इस प्रकार के जो बंजर भूमि जहां पर कोई भी पैदावार नहीं होता था, परती मतलब ऐसी रहता था जहां पर कोई भी फसल नहीं उगाया जाता था, उसको उन्होंने कोड़कर जो है कृषि योग्य भूमि बना दिया। कौन? सदान। सदान में सभी कोई आते हैं। जब सदान आप पढ़ेंगे तो जितना ओबीसी फॉरवर्ड वगैरह जो है, मतलब कि जनजातियों को छोड़कर बाकी सारे जो है सदान के समूह में ही आते थे। तो उन्होंने क्या किया कि बंजर भूमि और परती भूमि और खील भूमि और टाड़ को कोड़कर कृषि योग्य भूमि बना दिया। उसे हम लोग कहते हैं कोड़कर भूमि। तब याद रखेंगे। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं कि कोड़कर भूमि जो है किसके द्वारा बनाया गया? तो सदानों के द्वारा। राजहंस भूमि किसके द्वारा बनाया गया? राजाओं के द्वारा। भूमि और जमीन किसके द्वारा बनाया गया? तो उरांव जनजाति के द्वारा। ये सब आप छोटा छोटा पॉइंट को याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि जमींदारों द्वारा बनाया गया भूमि को मंझियस भूमि कहा जाता है। ठीक है, अब यहां तक तो थोड़ा सा भूमि का इंट्रो था कि भूमि किस प्रकार के थे और उसको किसने बनाया था। लेकिन जैसे ही कह रहा है कि मुगल का एंट्री हुआ, ठीक है, मुगलों का यहां पर झारखंड में प्रवेश हुआ और नागवंशी राजाओं पर उन्होंने हमला बोला। कितना में भाई? तो 1585 ईस्वी में। और मैं रिकमेंड करूंगा आपको प्ले लिस्ट में झारखंड के जो शासन व्यवस्था है उसमें नागवंशी का जो शासन व्यवस्था है, आप उसका एक बार वीडियो जरूर देखें। वहां से भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे और हम आपको सारे फैक्ट, सारे कॉन्सेप्ट जो है उसमें समझा रखे हैं। वहां पर जाकर वीडियो नागवंशियों के लिए आप देख लें। तो 1585 में जब मुगलों का आगमन हुआ और नागवंशियों पर हमला किया, उन्होंने दबाव बनाया, तो उनसे जो है मालगुजारी तसीलने लगे, मतलब टैक्स एक तरीका से, जिसको आप नजराना भी कह सकते हैं। और जैसे ही मुगलों का झारखंड में एंट्री हुआ तो झारखंड में पूरी तरीका से परिवर्तन आ गया और झारखंड के जो नागवंशी राजा था वो विद्रोह नहीं कर सके। आप मोटा मोटी ये लीजिए। तो उस समय मतलब कि विद्रोह आगे नहीं हुआ और फेमस नहीं हुआ। उस समय का जो प्रतिरोध है वो फेमस नहीं हो पाया राजाओं की कमजोरियों के कारण। ऐसे आप याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 1764 का बक्सर युद्ध। देखिए, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1757 का प्लासी युद्ध और 1764 का बक्सर युद्ध जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1757 तक तो हमारे देश के लोगों को ये लग रहा था कि जो अंग्रेज हैं वो कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई है। लेकिन 1764 का बक्सर युद्ध यह स्पष्ट कर दिया, 1764 का बक्सर युद्ध यह स्पष्ट कर दिया कि अब यहां से अंग्रेज नहीं जाने वाले हैं, अब पूरी तरीके से शासन करेंगे। अब अंग्रेज यहां पर डट गए हैं। तो कौन सा युद्ध निर्णय कर दिया? तो 1764 का बक्सर युद्ध। और 1764 का बक्सर युद्ध के बाद क्या हुआ पहले समझिए। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। मतलब कि दीवानी मिल गई कि आप अपना मन से जो है लगान वसूल कर सकते हैं किसानों से, किसानों को शोषण आप कर सकते हैं। और चूंकि मैं अभी पहले ही बताया कि झारखंड जो था वो तो उस समय था नहीं, तो ये बिहार का हिस्सा ही झारखंड था ना। तो ये बिहार के हिस्सा मानकर झारखंड पर भी वो अपना अधिकार जताने लगे था। ये उसी अधिकार की चर्चा करते हैं। कह रहा है कि 1767 से 1837 के बीच अंग्रेजों का प्रवेश हुआ और लगभग 70 वर्षों में जिस प्रकार से दूसरे स्टेट में वो एंजॉय किए, दूसरे स्टेट में लगान को वसूली किए, झारखंड में राह आसान नहीं रहा। अभी आगे चलकर आप देखेंगे।
कह रहा है कि छोटा नागपुर को पहले उन्होंने पटना काउंसिल के अधीन रखा था, दम याद रखेंगे, छोटा नागपुर को पहले वो पटना काउंसिल के अधीन रखे और बाद में इन्होंने 1773 में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रख दिया छोटा नागपुर। मतलब कि सरायकेला खरसावां को अगर छोड़ दिया जाए, अभी एसपीटी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उन्होंने छोटा नागपुर को मतलब कि पटना काउंसिल के अधीन रखा था कि वहां से जो है शासन व्यवस्था चलाया जा सकता है। लेकिन जब उन्हें दाल नहीं गला तो पटना काउंसिल से हटाकर छोटा नागपुर को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। फिर कह रहा है कि 1765 में एसजी हिटली को, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1775 ईस्वी में एसजी हिटली को पलामू, रामगढ़, रांची, गुमला, लोहरदगा का, अच्छा ये सब इतना ना बोलकर आप छोटा नागपुर खास भी बोल सकते हैं, पलामू, रामगढ़, रांची, गुमला, लोहरदगा का पहला सिविल कलेक्टर बनाया गया। तो किसको बनाया गया? तो एसजी हिटली को बनाया गया। लेकिन इससे सफलता नहीं मिली, तो अब क्या किया गया आप देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 1780 ईस्वी में छोटा नागपुर खास एक ऐसा अधिकारी को मतलब नियुक्त किया गया जिसके पास तीनों पावर हो। किस किस का पावर देखिए, जज का भी पावर हो, कलेक्टर का भी पावर हो, मजिस्ट्रेट का भी पावर हो। मतलब एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया गया कि ताकि लगान जो है या शासन व्यवस्था जो है नियमित ढंग से हो सके, जो झारखंड में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, तो एक अधिकारी ऐसा नियुक्त किया गया। लेकिन इसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला। उसके बाद 1787 के आसपास, अच्छा मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप फील करें कि 1908 का जो सीएनटी एक्ट था वो क्यों लाया गया, आप समझिए। पहले आखिर जेपीएससी का आप इतिहास पढ़िएगा तो इस इतिहास में भी आपको देखने को मिलेगा कि आखिर जेपीएससी का एक एग्जामिनेशन जो होने में 4 साल क्यों लग जाते हैं। उसी प्रकार से सीएनटी एक्ट 1908 पढ़ने से पहले आप जाने कि सीएनटी एक्ट 1908 क्यों लाया गया। मैं उसी पर पहले विचार कर रहा हूं, फ्लैशबैक, और उसके बाद में ये बीच का जो स्लाइड है इसको मैं आपको समझाऊंगा। कह रहा है कि 1787 के आसपास नीलामी प्रथा चालू हो गई। नीलामी प्रथा, ठीक है, नीलाम, किसी चीज को नीलाम कर देना मतलब कि डाक बोलना, नीलामी प्रथा स्टार्ट हो गई, जिससे साहूकार, दलाल, सूदखोर और महाजनों का आगमन हो गया। अब भाई जहां नीलामी होगा ये चारों पर्सन का तो एंट्री लाजमी है, होगा ही। तो 1787 के आसपास जो है नीलामी प्रथा चालू हो गया, जिससे साहूकार, दलाल, सूदखोर, महाजनों का आगमन हो गया झारखंड में। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं 1793 में कर्नवालिस ने, देखिए 1793 में कर्नवालिस ने क्या किया कि जमींदारी प्रथा को लागू कर दिया। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब झारखंड में, मतलब बिहार का हिस्सा था उस समय झारखंड, तो जमींदारी प्रथा किसके रीजन में लागू हुआ? तो आपका जवाब होगा कर्नवालिस के रीजन में लागू हुआ और ये 1793 में लागू हुआ। अब कह रहा है कि 1799 में विनियम 7, देखिए विनियम आदान प्रदान एक अधिकार था। विनियम 7 को, मतलब विनियम 7 के अंतर्गत कंपनी ने जमींदारों को, कंपनी ने एक ऐसा अधिकार दिए कि जमींदारों को गिरफ्तारी करो, ठीक है, जमींदारों को गिरफ्तारी और नीलामी के लिए अधिकार दे दिए गए कंपनी के द्वारा। ऐसे आपको समझना है कि कंपनी के द्वारा 1799 के विनियम 7 के अनुसार कंपनी ने ये अधिकार जारी कर दिए कि जमींदारों को मतलब गिरफ्तारी आप कर सकते हैं और नीलामी का भी अधिकार दे दिए। ठीक है, इससे हुआ क्या? इससे बहुत बड़ा भूचाल आ गया, भूकंप आ गया और रैयतों पर, जिनका रैयती जमीन था, जिनका स्वामित्व वो खुद थे जिस जमीन का, उन पर जुल्म और शोषण का क्या आ गया? बाढ़ सी आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। आइए तो अब मैं बताऊं कि शोषण, जुल्म की बाढ़ आ गई उससे। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, 1831 से 32 कोल विद्रोह हुआ। ठीक है, एकदम याद रखेंगे डेट, 1831 से 32 कोल विद्रोह हुआ और 1832 से 33 भूमि विद्रोह हुआ। मतलब कि दोनों जो है भूमि से संबंधित ही विद्रोह थे, एकदम याद रखेंगे। 1831 से 32 कोल विद्रोह और 1832 से 33 भूमिज विद्रोह। अच्छा, इससे हुआ क्या कि सरकार द्वारा, जैसे ही ये विद्रोह स्टार्ट हुआ तो सरकार द्वारा ऐसा दमन चक्र चलाया गया, तब याद रखिएगा,
सरकार द्वारा ऐसा दमन चक्र चलाया गया जिससे गांव-गांव में घुसकर गिरफ्तारी की गई, मारपीट किया गया, गांव को जला दिया गया। देखिए, जब तक कि फील नहीं आएगा अंग्रेजों के खिलाफ, जब तक कि आप अनुभव नहीं करेंगे कि अंग्रेज ने कितना जुल्म सितम ढाए थे हमारे लोगों पर, तब तक आप नहीं समझ पाइएगा। अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उसी का तो एक पार्ट है CNT एक्ट। आइए समझते हैं अब ये हुआ क्या कि गांव बाई गांव जलाने लगे, गांव-गांव में घुसकर गिरफ्तारी की जाने लगी। तो फिर आदिवासी जो जनजाति के लोग थे, जो उरांव जनजाति के लोग थे, उनमें से सरदार भी थे, उन्होंने भागकर दूसरे राज्यों में शरण ले लिया। अब ऐसे आपको समझना है। तो उन्होंने, इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका निष्कर्ष क्या निकला सरकार द्वारा जो दमन चक्र चलाया गया? निष्कर्ष ये निकला कि जनजाति जो थे वो दूसरे राज्यों में भागकर शरण ले लिए। अब ये दोबारा जब आते हैं तो काम गड़बड़ हो जाता है। तो देखेंगे जब दोबारा आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ झारखंड में। तो 1854 ईस्वी में कमिश्नरी कलेक्टरी प्रथा की शुरुआत की गई। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड में कलेक्टरी प्रथा की शुरुआत कब की गई थी? तो 1854 ईस्वी में कमिश्नरी या कलेक्टरी प्रथा की शुरुआत की गई। और अब जो है नॉन रेगुलेशन स्टेट इसको घोषित कर दिया गया था। और यहां पर कमिश्नर के द्वारा ही, मतलब कि आज का जो कमिश्नर है जिसको आप DC बोलते हैं, मतलब कलेक्टरी प्रथा जो है 1854 में, मतलब कि झारखंड उस समय अलग नहीं हुआ था, बिहार के हिस्सा मानकर ही यहां पर जो है वे शासन करते थे। आइए इसी समय बस ये चीज आपको याद रखना है कि 1831 और 32 कोल विद्रोह और 1832 और 33 से भूमि विद्रोह के बाद सरकार ने दमन चक्र चलाया और गांव-गांव में घुसकर गिरफ्तारी की, मारपीट की, यहां तक कि गांव को जला दिया, जिससे जनजाति के जो लोग थे दूसरे राज्यों में जाकर शरण लिए। अब वो आते हैं तो फिर रिजल्ट दूसरा कुछ मिलेगा आपको। देखिए, इसी बीच 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। 1857 का विद्रोह इसी समय शुरू हो गया और आदिवासी पुनः 1857 तक यहां आ गए थे, 1858 तक आ गए। अब यहां पर क्या किए कि उनका जो भूइयार जमीन था, उनका मतलब जो उस जमीन का वो खुद मालिक थे, स्वामित्व थे, बिचौलियों ने, देखिए बिचौलिए ने कब्जा कर लिया था। स्वाभाविक है कि आप अपना जब जमीन छोड़कर आप चले गए दूसरे राज्यों में शरण ले लिए तो फिर तो जमीन आपका बचेगा नहीं। तो जो बिचौलिया थे उस जमीन को कब्जा कर लिए और ये बहुत प्रयास किए, लेकिन बिचौलियों ने इनको जमीन वापस नहीं दिए और यहीं से एक शुरुआत होती है जंग की, विद्रोह की। तो यहाँ एक सरदारी आंदोलन, मतलब कि अपने जमीन के लिए सरकार से आंदोलन, मतलब सरकार के खिलाफ जाना, सरदारी आंदोलन कहलाया। जमीन के लिए जो आंदोलन किया गया, सरदारी आंदोलन, जो 1858 से 95 तक चला। लोकनाथ शाही द्वारा सर्वे किया गया। सरकार ने इसके उपलक्ष्य में, जब यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो सरकार ने एक सर्वे कराया कि आप बताइए भाई, जो सरदारों का जो कहना है वो कहां तक उचित है। तो उन्होंने, सरकार जो है एक सर्वे कराया। और सर्वे कौन किया? लोकनाथ शाही। हम याद रखेंगे, लोकनाथ शाही द्वारा सर्वे किया गया। और सर्वे करते करते 1862 में इनकी मौत भी हो गई। 1862 में इनकी मौत हो गई। तो अब लेकिन ये सर्वे में पाया गया कि आदिवासियों द्वारा, जो जनजातियों द्वारा ये जो बात थी कि हमारा जो जमीन है वो बिचौलियों ने कब्जा कर लिया है, बात सही पाया गया। और इस सर्वे को 1869 में बाबू राखाल दास हल्दर ने आगे बढ़ाया इस सर्वेक्षण को, इसलिए इसे राखाल सर्वे या भूइयार सर्वे भी कहा जाता है। अब देखिए, कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। सरकार ने लोकनाथ सर्वे के आधार पर, देखिए लोकनाथ सर्वे, सरकार ने लोकनाथ सर्वे करवाया। 1862 में इनकी मौत हो गई इस आंदोलन के बाद, सरदारी आंदोलन के बाद। इसी के आधार पर जो छीनी गई जमीन थी, बिचौलियों द्वारा जो छीनी गई थी भूइयार जमीन, ठीक है, जमीन वापस करने का फैसला किया, मतलब उसी सर्वे के आधार पर। उसके बाद क्या किया गया? देखिए 1869 में छोटा नागपुर भूधात अधिनियम जो है लागू किया गया, जिसे छोटा नागपुर टेंसी एक्ट भी कहा जाता है। और ये केवल याद रखेंगे भूइयार जमीन के लिए ही था, जो बिचौलियों ने कब्जा कर लिया था उसको वापस लाने के लिए, लेकिन इससे भी कोई काम बना नहीं। 1890 तक सरदारों को पुलिस अधिकारी, न्यायालय से मदद नहीं मिला।
सरदारों को इससे जब एक्ट बनने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ तो फिर भी कोई किसी से मदद नहीं मिला, अब वो हार मान गए। अब इस समय उनको एक चमत्कारी लीडर की आवश्यकता थी, चमत्कारी नेता की आवश्यकता थी। तो अब यहीं पर बिरसा मुंडा 1895 में अपने आप को सिंह बोंगा मतलब कि भगवान घोषित कर दिया। जनजातियों का भगवान किसे घोषित किया गया? बिरसा मुंडा का यहां से एंट्री होता है। 1897 में बंगाल टेनेसी एक्ट पारित होता है, वो भी आपको किसी प्रकार का राहत नहीं दिलाता है। 1899 से 1900 तक ये विद्रोह फिर से चलता है, लेकिन सरकार द्वारा दमन चक्र से इस विद्रोह को भी समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन सरकार विद्रोह करके, जब विद्रोह होता था तो सरकार दमन चक्र चलाता था। विद्रोह को तो शांत कर दिया, लेकिन सरकार एक बार फिर से सर्वे कराई कि आखिर एक्चुअली में रीजन क्या है, विद्रोह का रीजन क्या हो रहा है। तो 1902 में सर्वे किया गया, एक बार फिर से सरकार द्वारा सर्वे कराया गया, जो 1903 में पूरा हुआ। और तत्कालीन, हम याद रखेंगे, उस समय तत्कालीन वायसराय भारत के कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। देखिए हम याद रखिएगा, पूछता है कि सीएनटी एक्ट जब लागू हुआ 1908 में, तो उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, हम याद रखेंगे। अब लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय जो है लागू किया गया 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट बनकर तैयार हो गया। ठीक है, आइए फ्लैशबैक में बस इतना ही। और आज का टाइटल हमारा था छोटा नागपुर का स्तरीय अधिनियम 1908, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएनटी एक्ट 1908। अब इसकी चर्चा करते हैं। इसमें कुल अध्याय 19 है और कुल धाराएं 271 हैं, जो सभी धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है। किसको स्किप करना है, किसको पढ़ना है, मैं आपको अगले वीडियो में इसे बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अभी इससे मतलब जो एक्ट था इसमें क्या क्या था, आप थोड़ा सा समरी समझ लें और अगले वीडियो में हम लोग धाराएं स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि कुल अध्याय 19 थे इसमें, और कुल धाराएं 271, और 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट बना। इसे बंगाल रेगुलेशन एक्ट 6 भी कहा जाता है, तुम याद रखिएगा। इसे बंगाल रेगुलेशन 6 एक्ट भी कहा जाता है, और 1908 आप जोड़ सकते हैं। इसे बंगाल रेगुलेशन 6 एक्ट 1908 भी कहा जाता है, ऐसे आप याद रखेंगे। इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 सेक्शन 5 के अधीन पास किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, जब एक्ट 1892 आया था उसी के सेक्शन 5 के अधीन जो है इस एक्ट को पास किया गया था, सीएनटी एक्ट 1908 को। उसके बाद इस एक्ट का जो ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया था? जॉन बफिस्ट हॉफमैन, हम याद रखेंगे, जॉन बफिस्ट हॉफमैन ने इस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था। उसके बाद इस एक्ट को आदिवासियों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से संविधान में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उस प्रकार से सीएनटी एक्ट 1908 को आदिवासियों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं एग्जाम में कि मैग्ना कार्टा किस एक्ट को कहा जाता है आदिवासियों के लिए? तो सीएनटी एक्ट 1908। यह एक्ट सरायकेला और खरसावां को छोड़कर पूरे छोटा नागपुर पर लागू होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।